हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के भाषाई कौशल को देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस सेशन में हम अंत में परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किए हैं, जिसे सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या फिर लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है और सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप समाज में अन्य व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए या तो बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को उनको बताते हैं, उनके सामने अभिव्यक्त करते हैं तथा जो सामने वाला जो व्यक्ति रहता है वो आपकी बातों को सुनकर या फिर जो आप लिखे हैं उसको पढ़कर आपके विचारों को ग्रहण करता है, यानी जान जाता है। तो यही जो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चारों क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम भाषाई कौशल कहते हैं। तो मन लगाकर इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में हर बार प्रश्न आना फिक्स रहता है। तो ये जो आपके चारों भाषाई कौशल हैं वो इसी क्रम में विकसित होते हैं। मतलब कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो बोलना आता नहीं है, तो सबसे पहले उसके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा या परिजन हैं, उससे जो है बोलते हैं, उसको बुलाते हैं, प्यारा बच्चा, सोना बच्चा, मेरा बाबू, ऐसे जो उसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है और सुनते सुनते वो उस भाषा को धीरे धीरे सीखता है, अर्जित करता है। और जब वो सुनते सुनते उसको सीख जाएगा, सुनने के बाद तब बोलने का कौशल उसके अंदर विकसित होता है। और उसके बाद जब वो बोलना सीख जाता है तो स्कूल में जाता है और स्कूल में सबसे पहले उसको पढ़ना आता है और पढ़ने के बाद जो है लिखना आता है। इन चारों कौशलों में सबसे ज़्यादा जो टफ माना जाता है वो जो है लिखना कौशल को माना जाता है। और यही आपका जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चारों कौशल हैं और जो इनका क्रम है, इस क्रम को इनका मनोवैज्ञानिक क्रम भी कहा जाता है। तो इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं। सुनना से लिए हैं सु, बोलना से लिए हैं बो, पढ़ना से लिए हैं पै, लिखना से लिए हैं ली। तो इसको हम लोग शार्ट में कहते हैं सु बो पल ली। मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, पै से पढ़ना और ली से लिखना। इसीलिए आप इसके क्रम को याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार परीक्षा में ऐसे इनका क्रम भी पूछ लेता है। तो सु बो पल ली। सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पै मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। तो बढ़ते हैं आगे और इसको क्रम से ही याद रखिएगा क्योंकि इनका जो है क्रम से ही आता है, परीक्षा में पूछता है कि कौन सा जो है किस क्रम पे है। अब आते हैं सुनना कौशल पे। तो आपका जो ये सुनना होता है ये एक श्रवण कौशल है। मतलब इसका ये है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, जो ध्वनि है वो आपके कानों तक जो आती है, आपके कानों में जो ध्वनि पड़ती है, उसी को हम सुनना कहते हैं। और जब आप सुन लेते हैं किसी बात को तो उसका फिर उसके बाद क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करने के बाद जब आप किसी चीज़ को सुने, अर्थ ग्रहण किए, उसके बाद जब आपकी लर्निंग हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ का फिर से प्रयोग करते हैं। तो श्रवण कौशल में बच्चे के परिजन जो भी बच्चे के सामने बोलते हैं, जो भी ध्वनि बच्चे के कानों तक पड़ती है, वो धीरे धीरे उस ध्वनि का अर्थ समझने लगता है। और उसके बाद जब उस ध्वनि का वो अर्थ समझ जाता है तो उस ध्वनि का प्रयोग भी करने लगता है। यही होता है आपका श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल विकसित करने के लिए बच्चे के जो परिजन हैं, दादा दादी या नाना नानी या उनके घर वाले, बच्चों को कहानी सुना सकते हैं।
क्योंकि कहानी को बच्चे बहुत रुचि के साथ सुनते हैं, और जब बच्चे किसी चीज़ को रुचि के साथ सुनेंगे तो उससे उनके अंदर श्रवण कौशल का विकास होगा, सुनने का विकास होगा। वहीं दूसरा ऑप्शन है श्रवण कौशल के विकास के लिए श्रुत लेख लिखवाना। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। मतलब इसमें यह होता है कि कोई बालक किसी चीज़ को बोलता है और बाकी बच्चे उसको सुनकर लिखते हैं। इसको पुराने टाइम पे इमला भी कहा जाता था। और आप बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कराने के लिए बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहले एक पक्ष अपनी बातों को बोलता है, अपने पक्ष को रखता है, तो सामने वाले जो बच्चे होते हैं उसको बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनते हैं, क्योंकि जब ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे उसके बाद ही तो उस चीज़ के प्रत्युत्तर में वो अपना जवाब देंगे। तो इसीलिए बच्चों को सुनना कौशल के विकास के लिए वाद विवादता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगला आपका जो कौशल है बोलना। बोलना का मतलब होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मतलब जब आप अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने व्यक्त करते हैं उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करवाने के लिए आप बच्चों से किसी भी पाठ का सस्वर वाचन करने को कह सकते हैं। जब किसी भी पाठ को, किसी भी कविता को बच्चे सस्वर मतलब बोल के पढ़ेंगे तो उनके अंदर बोलने कौशल यानी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। साथ में आप कोई चित्र दिखा सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि इस चित्र के बारे में एक्सप्लेन करें, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। और आप वाद विवाद संवाद भी करवा सकते हैं। और इसका बोलने यानी अभिव्यक्ति कौशल के विकास के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है नाटक। नाटक का आप मंचन करवा सकते हैं। इसमें ये रहता है कि इसमें आपके सभी कौशलों का विकास होता है, क्योंकि एक जो बच्चा रहेगा वो बोलेगा, सामने वाला उसको सुनेगा, साथ में साथ उसको बोलने या सुनने के साथ साथ वैसी एक्टिविटी भी लोग करेंगे, वैसे हाव भाव को भी प्रदर्शित करेंगे। तो बोलना कौशल यानी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप सस्वर वाचन करवा सकते हैं, चित्र की व्याख्या करवा सकते हैं, नाटक का मंचन करवा सकते हैं, वाद विवाद और संवाद के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। उसके बाद आपका आता है जो अगला कौशल वो है पढ़ना कौशल। पढ़ना कौशल को हम वाचन भी कहते हैं। मतलब जब किसी लिखित चीज को आप उसको देखकर पढ़ते हैं तो उसी को हम वाचन कहते हैं। और ये वाचन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है सस्वर वाचन और दूसरा प्रकार है मौन वाचन। सस्वर वाचन का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, मतलब लाउड रीडिंग। और मौन वाचन का होता है मन ही मन चुप होके, साइलेंट होके पढ़ना जो होता है आपका, वही आपका मौन वाचन कहलाता है। तो सस्वर वाचन में जब आप किसी लिखित चीज को देख के बोल बोल के अपने शब्दों में पढ़ते हैं उसी को सस्वर वाचन कहते हैं, इसी को लाउड रीडिंग कहते हैं। सस्वर वाचन का भी दो प्रकार होता है। पहला इसका प्रकार है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा प्रकार है सामूहिक वाचन। जब आप किसी चीज को अकेले एक व्यक्ति जब किसी चीज को पढ़ता है तो उसका वो व्यक्तिगत वाचन होता है। वहीं अगर किसी पाठ को या कविता को बहुत सारे लोग एक समूह में मिलके पढ़ रहे हैं तो उसी को सामूहिक वाचन कहते हैं। और आपका जो व्यक्तिगत वाचन है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला इसमें आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में यह होता है कि जैसे कोई टीचर है वो किसी कविता को या पाठ को सही एक अच्छे तरीके से जो उसका आदर्श रूप होता है उसमें पढ़ के सुनाता है। उसके बाद जब किसी चीज को टीचर आदर्श रूप में एकदम अच्छे से पढ़ देता है तो कोई बच्चा
अपने शिक्षक की जो नकल करके जो आदर्श वाचन किया गया है उसका नकल करके जो दोहराता है, जो उस चीज़ को पढ़ता है, उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। मतलब जब कोई अकेला टीचर किसी चीज़ को आदर्श रूप में पढ़ देता है तो कोई अकेला बच्चा उसको व्यक्तिगत रूप से अकेले उस चीज़ को अनुकरण करता है, अनुकरण करके पढ़ता है, उसी को अनुकरण वाचन कहते हैं। ये आपका था सस्वर वाचन। अब आते हैं हम मौन वाचन पे। मौन वाचन में आपका दो प्रकार होता है। पहला होता है गहन वाचन, दूसरा आपका होता है द्रुत वाचन। गहन वाचन में आप किसी चीज़ की सूक्ष्म जानकारी के लिए, जब आप किसी चीज़ की सूक्ष्म जानकारी के लिए पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम उसी में खो के एकदम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो उसी को हम गहन वाचन कहते हैं। आपका जो द्रुत वाचन है, जब आप तेज गति से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रुत वाचन कहते हैं। तो ये आपका था वाचन कौशल। अगला कौशल है लेखन कौशल। तो चलिए देखते हैं लिखना। जब आप अपने भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, उसी को लिखना कहते हैं। मतलब जब आप अपने विचारों को, अपने भावों को किसी भी लिपि में लिखते हैं तो उसी को लिखित अभिव्यक्ति या फिर लिखना कहा जाता है। और इस लिखना यानी लेखन का 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार है अनुलेख, दूसरा प्रकार है सुलेख, तीसरा प्रकार है श्रुतलेख। तो चलिए सबसे पहले अनुलेख को देखते हैं। अनुलेख का मतलब होता है अनुकरण करके लिखना। जब बच्चा शुरू में स्कूल में जाता है तो वो अनुकरण विधि के ही द्वारा लिखना सीखता है। जैसे टीचर बोर्ड पे पहले लिख देता है आय, उसके बाद बच्चों से कहता है कि इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो। तो बच्चे क्या करते हैं? इस आय को अपनी कॉपी पे सेम ऐसे नकल करके लिखते हैं, अनुकरण करके लिखते हैं। तो इसी को जो नकल करके लिखा जाता है उसी को अनुलेख कहा जाता है, उसी को अनुकरण करके लिखना कहा जाता है। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा बहुत लिखना सीख जाते हैं तो फिर आता है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। जब बच्चों के अंदर लिखने का विकास हो जाता है तो टीचर यह प्रयास करता है कि अब उनको सुंदर लिखवाया जाए। तो सुलेख मतलब सुंदर लेख। तो बच्चों से सुंदर सुंदर लिखने के लिए कहना और सुंदर लिखावट के लिए उनको प्रेरित करना और सुंदर लेखन कौशल का विकास करवाना ही सुलेख कहलाता है। इसमें बच्चे साफ साफ अच्छे से, सुंदर से, दूर दूर स्वच्छ रूप से लिखते हैं, तो यही सुलेख होता है। अगला जो आपका लेखन का प्रकार है वो है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ होता है सुनकर लिखना। मतलब जब बच्चे किसी चीज को सुनकर लिखते हैं तो उसी को श्रुतलेख कहा जाता है। इसमें टीचर या फिर बच्चा किसी भी चीज को, कहानी या कविता को बोलता है, बाकी बच्चे उसको सुन के लिखते हैं, इसी को श्रुतलेख कहा जाता है। इसमें यह होता है कि बच्चों को जो वो सुनते हैं वही चीज़ लिखना होता है, इसीलिए वो बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनते हैं और उसको सुनने के बाद उस चीज़ को लिखते हैं। और श्रुतलेख से बच्चों की जो वर्तनी अशुद्धि होती है इसका सुधार होता है। मतलब जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसका सुधार इसी के द्वारा होता है। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि बच्चों का वर्तनी अशुद्धि जो है उसका शुद्धिकरण के लिए क्या करवाना चाहिए? तो श्रुतलेख लिखवाना चाहिए। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक को दूर करने के लिए श्रुतलेख लिखवाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। ये आपके जो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल हैं, ये परस्पर एक दूसरे से
अंतः संबंधित होते हैं और इन कौशलों का विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। मतलब ये जो आपके शुभोपल्ली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, ये चारों कौशल एक साथ अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा है नहीं कि आप जब किसी से बात करें तो सिर्फ सुन ही रहे हैं। आप अगर किसी कक्षा में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जो टीचर पढ़ाता है उसको आप सुनते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है तो बोलते भी हैं, साथ में आप तो पढ़ तो रहे ही हैं। अगर टीचर जो भी पढ़ाता है उसको आप लिखते हैं। मतलब चारों कौशल एक साथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं और अंतर संबंधित हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना भाषा के ग्राम्यात्मक कौशल कहे जाते हैं। आपका जो सुनना होता है और पढ़ना, मतलब सुन रहे हैं तो चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये जब आप किसी चीज़ को सुनते और पढ़ते हैं तो उसी को ग्रहणात्मक या फिर ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टिव है ये रिसीव से बना हुआ है, क्योंकि किसी चीज़ को सुन रहे हैं मतलब आप उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तब भी आप सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए सुनना और पढ़ना को ग्राम्यात्मक या फिर रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, और जिनके द्वारा हम दूसरे की बातों को, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। मतलब सुनना और पढ़ना के द्वारा हम क्या करते हैं? दूसरे की बातों को एवं उनके विचारों को ग्रहण करते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपका ग्राम्यात्मक या ग्रहणात्मक कौशल है वो उनके द्वारा आप दूसरे को विचारों को ग्रहण करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला जो चीज है वो है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। मतलब बोलना और लिखना। जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, जब भी आप भाषा को बोलते या लिखते हैं तो मतलब आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए बोलना और लिखना कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप अपने विचार को उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट आता है, इसीलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। और आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, इसीलिए इसको अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। तो मतलब बोलना और लिखना जिनके द्वारा हम अपनी बात को या अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, इसीलिए इसको अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपकी कितनी समझ बन चुकी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदर लिखना, ऑप्शन नंबर बी है मानक वर्तनी, ऑप्शन नंबर 3 है बातचीत करना, ऑप्शन नंबर 4 है शुद्ध उच्चारण करना। तो बच्चों के भाषा सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है बातचीत करना, क्योंकि अगर बच्चे को बातचीत का ही नहीं विकास हो पाएगा तो बाकी चीज़ों का वो विकास कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और समाज में ही स्कूल जाने से ही पहले उसको बातचीत करना आ जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। तो इसीलिए भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बातचीत करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
मतलब चारों ऑप्शंस में से आपको ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटी श्रवण और वाचन कौशल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रेडियो समाचार सुनाना। ऑप्शन नंबर 2 है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ऑप्शन नंबर 3 है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो श्रवण और वाचन कौशल के लिए किसी भी कहानी को सुना दो। पहले तो आप कहानी को सुनाइए जिससे बच्चों में श्रवण कौशल का विकास होगा, और उसके बाद फिर बच्चों से उस कहानी के प्रति बोलिए कि अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय दो। उससे जो है बच्चे क्या अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे और उससे उनके वाचन कौशल का भी विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ने की गति। ऑप्शन नंबर 2 है अर्थ एवं अनुमान। ऑप्शन नंबर 3 है शब्दों का उच्चारण। ऑप्शन नंबर 4 है वर्णों की पहचान। तो देखिए, जो आपका पढ़ना कौशल होता है, पढ़ाई का मेन उद्देश्य है कि आप किसी चीज को का अर्थ ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण कर सके और वो कहना क्या चाह रहा है, जो उसका उसमें जो पढ़ाया गया है उस अर्थ का अनुमान लगा सके, उसकी भाषा को समझ सके, उसके सार को समझ सके। बाकी के ऑप्शन इससे कमजोर हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सारे बच्चे एक समान गति से सीखें, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा जो है आपके इंटरेक्शन, अंतःक्रिया से आती है। वो चाहे बड़ा परिवार हो या छोटा परिवार हो, अंतःक्रिया का मौका हर जगह मिलेगा और गति कहीं भी तेज स्लो हो सकती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आपका धनी और निर्धन से बोलने का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है कहने सुनने के अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो जी हाँ, यही ऑप्शन आपका सही है कि जब बच्चों को किसी चीज को कहने और साथ में अधिक से अधिक बच्चों को बोलने का, कहने का और सुनने का जब मौका मिलेगा, अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, तो बच्चे सरलता से चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जब समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वो जो है चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखते हैं। ऐसा कौन? लेव वाइगोस्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के नियम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है काव्यात्मक भाषा। ऑप्शन नंबर 2 है विचारों की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 है सुंदर लेखन। ऑप्शन नंबर 4 है वर्तनी की शुद्धता। तो आपको तो इतना आप समझ में आ ही गया होगा कि बच्चों को लिखना सिखाने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इन चारों ऑप्शंस में से, वो है विचारों की अभिव्यक्ति। क्योंकि जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो स्कूल में बच्चों का पढ़ने का मेन उद्देश्य यही होता है
कि जो है अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, समाज में अपनी अच्छी हिस्सेदारी बनाए, चीज़ों को सीखे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, वो है विचारों की अभिव्यक्ति। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। मतलब बच्चे अपने बोलचाल की, अपनी घर की जो भाषा है उसको लेकर विद्यालय आते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो आपको बता दें कि बच्चे के जो भाषाई अनुभव हैं उसको आप कक्षा के बाहर कभी नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ लेके आता है वो एज ए टीचर आपके लिए वो एक संसाधन है। तो बच्चे के उस भाषाई अनुभव को आपको प्रयोग करके उसको आगे की चीज़ें सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। अगर बच्चों को बोलचाल की भाषा नहीं सिखाओगे तो बोलेगा कैसे? ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो नहीं, जो उसको आता है उसको सुधारना आपका काम नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बचता है ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चे के जो भाषाई अनुभव हैं, जो भी उसको आता है उसका उचित प्रयोग किया जाए और उसको आगे की चीज़ सिखाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। मतलब भाषा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, फंक्शन है। तो क्या वह लेखन है, या फिर सुनना है, या फिर अक्षर ज्ञान है, या फिर संप्रेषण है? तो जी हाँ, आप अब तक ये चीज़ जान गए हैं। ये पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था कि संप्रेषण यानी बातचीत करना भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार्य है, कार्य है, फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। तो यहाँ पे तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं को ध्यान देना है। तो कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। तो जी हाँ, जब आप किसी बच्चे को कहानी कह रहे हैं या बच्चा उसको सिर्फ सुन के दोहरा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे की कोई मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हुई, क्योंकि बच्चा तो यहाँ अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं, वो तो जो आप बोले उसी को दोहराया है। तो यहाँ क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 ही है कि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं है। बाकी के भी ऑप्शंस को चेक करेंगे। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, तो इसमें तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 4 है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो जी हाँ, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता बच्चा अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन,
ऑप्शन नंबर 3 है मेरे सपनों का भारत विषय पे अनुच्छेद लिखवाना। ऑप्शन नंबर 4 है छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखवाना। तो देखिए क्वेश्चन यह कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो प्राथमिक स्तर पे बच्चों के लिए उत्कृष्ट जो सबसे अच्छा लेखन कार्य कौन सा हो सकता है? क्या वह बहुत ही कठिन शब्दों का श्रुत लेखन मतलब सुना के लिखवाया जाए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन कराया जाए, मतलब बच्चा किसी चीज को देखा है और उसका लिखित वर्णन करे। और ऑप्शन नंबर 3 है मेरे सपनों के भारत विषय पर अनुच्छेद लिखवाए। ऑप्शन नंबर 4 है कि छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पे अनुच्छेद लिखवाना। तो यहाँ पे जो बच्चे का जो सबसे उत्कृष्ट लेखन जो सामने आएगा वो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करने पे, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी लिखित अभिव्यक्ति है वो एकदम नेचुरल रहेगी, क्योंकि उस चीज को वो देखा है और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो ऑप्शंस है उसमें क्लोज एंडेड हैं, मतलब उसका जो है उसमें बच्चे का उतना ज़्यादा मानसिक प्रतिक्रियाएं नहीं लगेंगी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे बच्चे को जो है ज़्यादा क्रिएटिविटी, ज़्यादा प्रतिक्रियाएं लगेंगी, क्योंकि उस चीज़ को वो देखा है और उसको फिर अपने शब्दों में बयां करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।